सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपनी क्लास में आपको पढ़ाया था ग्रामीण समाज के बारे में, ठीक है ना, और वहां हमारा टॉपिक था गांव से स्टार्ट हुआ था और गांव से स्टार्ट करके हमने आपको बताया था कि भारत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है और बड़ी इकाई कौन सी है। साथ साथ हमने गाँव के बारे में बताया था, शहर के बारे में बताया था, गाँव और शहर के बीच डिफरेंस बताया था और गांव और ग्राम सभा के बीच भी डिफरेंस बताया था और हमने ग्राम सभा को वहां पर काफी डिटेल में पढ़ा था। दोस्तों आज का जो हमारा शुरुआती टॉपिक होगा वो होगा ग्राम समाज। तो हमें ये जानना होगा कि ये जो ग्राम समाज होती है वो क्या होती है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा, ठीक है ना, और ग्राम समाज कितने प्रकार की होती है ये भी हमारे लिए जानना बेहद जरूरी होता है। तो यहाँ हमने ग्राम समाज को दोस्तों 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। पहले भाग में हमने जो ग्राम समाज को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो किया है कृषि कार्य करने वाले कुछ गांव ऐसे होते हैं जिनमें कृषि कार्य किया जाता है। आप कहोगे ये कैसे गांव होते हैं? तो दोस्तों ये वो गांव होते हैं जिनमें उपजाऊ भूमि होती है, वहां अधिकांश जो भूमि होती है वो कृषि योग्य होती है। पहले प्रकार के वो गांव होते हैं। दूसरे वो गांव होते हैं जो गैर कृषि वाले गांव होते हैं, मतलब वहां भूमि तो होती है लेकिन कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है। मेरा कहने का मतलब वहां ऐसी भूमि होती है जहां कृषि हो नहीं सकती, मतलब बंजर भूमि होगी, रेगिस्तानी भूमि होगी। जैसे कई जगह हम राजस्थान में देखते हैं कि भूमि तो है, गांव है, लेकिन वहां कृषि नहीं होती है। कुछ गांव ऐसे होते हैं जिन्हें हम गैर कृषि वाले गांव कहते हैं। कुछ उपनगरीय होते हैं। अब ये उपनगरीय गांव कौन से होते हैं? तो ये उपनगरीय गांव दोस्तों वो होते हैं, जैसे मान के चलिए एक गांव ये है ए, ठीक है ना, ए गांव है और इसके पास ये कोई शहर है, ठीक है ना, ये कोई शहर है। तो यहाँ गांव की कुछ गतिविधियां यहाँ से अट्रैक्टिव होती है और यहाँ की कुछ गतिविधियां यहाँ से अट्रैक्टिव होती है। मान के चलिए यहाँ के पोशाक यहाँ यूज करने लग जाए यहाँ के लोग, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है या यहाँ की कुछ रोजगार से संबंधित गतिविधियां यहाँ पहुंचे या यहाँ की गतिविधियां मतलब रोजगार करने के लिए लोग यहाँ पे आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपको कि उपनगरीय ग्राम वो होते हैं जिसमें गांव और शहरों मतलब जो पास के नगर होते हैं उनके दोनों की साझी संस्कृति उसमें शामिल होती है। मतलब गांव की संस्कृति के भी तत्व और पास वाले नगर की संस्कृति के भी तत्व उसमें क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। उनको हम उपनगरीय गांव कहते हैं। अब बात आई औद्योगिक ग्रामों की। चौथा प्रकार जो होता है गांव का वो होता है औद्योगिक ग्राम। तो औद्योगिक ग्राम दोस्तों वो होते हैं, मान के चलिए कोई ग्रामीण सेक्टर है, ठीक है ना, कोई ग्रामीण क्षेत्र है और वहां पर आकर के कोई सरकारी कंपनी या प्राइवेट कंपनी स्थापित की गई और वो कंपनी वहां के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार दे रही है, ठीक है ना। तो ऐसे गांवों को हम औद्योगिक गांव कहते हैं। जैसे मान लो कहीं पे एनटीपीसी की यूनिट लगी है किसी गांव में, तो अब वो बड़े पैमाने पर वहां के लोगों को क्या देगी, रोजगार देगी, ठीक है ना। उसके साथ ही मान के चलिए ऐसे गांव जहां पर बड़ी मात्रा में खनन हो रहा है, मान लो कोयले का खनन हो रहा है, लोहा अयस्क का खनन हो रहा है या अन्य किसी का खनन हो रहा है, तो वो खनन के माध्यम से भी लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो ऐसे गाँव को हम क्या बोलते हैं, औद्योगिक गाँव कहते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें वो है ग्रामीण समाज की कुछ विशेषताएं। आखिरकार ग्रामीण जो समाज होता है, जो विलेज सोसाइटी होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो पहली विशेषता ये होती है कि ये आकार में छोटे होते हैं। गांव क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और यहाँ पे लघु समुदाय रह रहे होते हैं। कौन से? छोटे छोटे समुदाय भी रह रहे होते हैं। ध्यान रखना, लघु समुदाय, गांव को लघु समुदाय का क्षेत्र किसने कहा, लघु समुदाय का क्षेत्र? तो ये कथन है रॉबर्ट रेडफील्ड का। इसे याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि जो लघु समुदाय होते हैं वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं, लघु समुदाय के क्षेत्र, तो वो गांव कहलाते हैं। ये बात किसने बोली है? ये बात रॉबर्ट फील्ड ने बोली है। तो पहला हमने आपको ये बताया था कि भाई गांव ग्रामीण समाज की विशेषता होती है कि ये आकार में छोटे होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें कि यहाँ जो परिवार होते हैं उनमें एक रूपता पाई जाती है, एलोट्रॉफी पाई जाती है उसमें, ठीक है ना, एक रूपता पाई जाती है किसमें, फैमिली जो होती है उनमें। तीसरी इसमें यह है कि संयुक्त परिवार प्रणाली होती है, इसमें जॉइंट फैमिली का सिस्टम लागू होता है ना। इसमें न्यूक्लियस फैमिली नहीं होती, एकल परिवार वाला सिस्टम गांव में नहीं होता। जैसा कि
आमतौर पर शहरों में दिखाई देता है, ठीक है ना। कुछ कुछ जगह अब गांव में भी ये चीज लागू है, लेकिन अधिकांश गांव में संयुक्त फैमिली ही होती है। आजकल सिटी में क्या होता है कि मान के चलिए किसी व्यक्ति की जॉब लग गई और वो अपनी फैमिली को लेकर के अलग सेटल हो गया, इसे एकल गांव कहते हैं। फिर वो अपने परिवार के साथ जॉइंट रूप में नहीं रहता है। तो जहां संयुक्त परिवार की प्रणाली लागू होती है वो गांव होते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ गांव जो होते हैं वो प्रकृति के काफी नजदीक होते हैं, नेचर से काफी जुड़े हुए होते हैं, कृषि को लेकर के या अन्य अपनी सुख सुविधाओं को लेकर के ये हमेशा नेचर से जुड़े होते हैं, नेचर के खिलाफ नहीं जाते ये लोग, ठीक है ना। उसके साथ साथ गांव का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि होता है, ठीक है ना, कृषि। और उसके साथ साथ जो संबंधित व्यवसाय होता है यहाँ पे वो पशुपालन होता है। साथ साथ गांव में धर्म को ज्यादा फॉलो किया जाता है, परंपराओं को ज्यादा फॉलो किया जाता है, प्रथाओं को भी ज्यादा फॉलो किया जाता है। कई तरह की जो ट्रेडिशनल होते हैं वो आज भी गांव में या आदिवासी गांव या जनजाति गांव होते हैं उनमें बड़े पैमाने पर फॉलो किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे त्योहार आज भी गांव में लागू किए जाते हैं ना, फॉलो किए जाते हैं। और गांव में उच्च संस्कार होते हैं, ठीक है ना। तो ये विशेषताएं हैं, आकार में छोटा, परिवार में एक रूपता, संयुक्त प्रणाली परिवार, प्रकृति के ये काफी नजदीक होते हैं, यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि और संबंधित व्यवसाय पशुपालन होता है। साथ साथ यहाँ धर्म, परंपरा, प्रथाएं, इनमें बेहद आस्था होती है यहाँ के लोगों की। तंत्र मंत्र ये भी गांव में ज्यादा पाए जाते हैं, अंधविश्वास गांव में ज्यादा पाया जाता है, रूढ़िवादिता गांव में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। और उच्च संस्कार पाए जाते हैं। गांव में डिजिटलीकरण ज्यादा नहीं होगा, संरचनात्मक विकास ज्यादा नहीं होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास भी गांव में बहुत ज्यादा नहीं होता है। बात आती है इसे कैसे पूर्ण किया जा सकता है, गांव को शहर के योग्य कैसे बनाया जा सकता है, शहर के समरूप या समतुल्य कैसे बनाया जा सकता है। तो सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से या विभिन्न संसाधनों के माध्यम से या विभिन्न साधनों के माध्यम से, ठीक है ना, गांव के और शहरों के बीच की सड़क की कनेक्टिविटी को अच्छी करे, मतलब पक्की सड़कें बनाए, गांव में विभिन्न उद्योगिक इकाइयां लगाए, गांव में उच्च शिक्षा के केंद्र बनवाएं, ठीक है ना, गांव में रोजगार की व्यवस्था की जाए, गांव में किसानों के लिए सरकार सब्सिडी के माध्यम से, लोन के माध्यम से जो आर्थिक रूप से किसानों को मजबूत करने का प्रयास करे, जिससे कि वहां रोजगार विकसित हो पाए, पशुपालन व्यवस्था को मजबूत करे, ठीक है ना। और अभी जो एमएसपी पर कानून की बात कर रहे हैं, एमएसपी पर उनकी उत्पादन को बेचने की बात करे सरकार, ठीक है ना। इस तरीके से गांव क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके साथ ही जो नेक्स्ट है इसमें हमारा वो बात आती है स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना, लोकल गवर्नेंस। आज का हमारा जो अहम मुद्दा होगा वो यही होगा, कौन सा होगा, लोकल गवर्नेंस होगा। तो लोकल गवर्नेंस क्या होती है, स्थानीय शासन क्या होता है। तो स्थानीय शासन यदि आमतौर पर हम एक ऑफिशियल टाइप देखें तो स्थानीय शासन होता है कि जमीनी स्तर से, मेरा कहने का मतलब गांव के स्तर से और जिला के स्तर तक, कहां तक, गांव के स्तर से जिला के स्तर तक, ठीक है ना, जो राजनीतिक शक्ति का विस्तार होता है, जो भी राजनीतिक शक्ति होती है वो आम आदमियों के हाथ में होती है। मेरा कहने का मतलब गांव में पंचायतें होती हैं, मध्य स्तर की पंचायतें होती हैं, जिला स्तर की पंचायतें होती हैं, ठीक है ना। उनको उनकी जो पावर होती है, उनकी जो राजनीतिक पावर होती है, वो राजनीतिक पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, आम आदमी के हाथ में होनी चाहिए। और खुद जो भी निर्णय होते हैं उन निर्णय लेने की क्षमता भी किसके पास होनी चाहिए, आम आदमी के हाथों में होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने सभी प्रकार की समस्याएं और उनका निवारण खुद ही क्या कर पाए, खुद ही आमतौर पर कर पाए, ठीक है ना। और दूसरी, अगर मैं स्थानीय शासन की विशेषता की बात करूं, ठीक है ना, तो स्थानीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जहां भी स्थानीय शासन समृद्ध रूप से होता है वहां पर लोग राजनीति के प्रति बेहद जागरूक होते हैं, ठीक है ना, राजनीति को लेकर के वहां के लोग बेहद जागरूक होते हैं। दूसरी बात, वहां पे सहभागिता मूलक लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। मेरा कहने का मतलब वहां डेमोक्रेसी भी है ना, वो भी कोऑपरेटिव होगी, मतलब एक दूसरे की सहभागीदारी उसमें ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आम आदमी का भी वहां क्या होगा, एम्पावरमेंट होगा, मतलब आम आदमी भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या होगा, अपने अधिकारों को लेकर के सशक्त होगा, ठीक है ना, उसे सशक्तिकरण बनाया जाएगा। उसके साथ साथ विकेंद्रीकरण शासन की व्यवस्था का भी यहाँ क्या होता है,
विकास होता है। मतलब विकेंद्रीकरण शासन का मतलब हो गया कि शक्ति अब किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होगी, अब वो शक्ति कई लोगों के हाथों में मतलब कई जगह बढ़ जाएगी, ठीक है ना, कई स्तर पे भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। उसके साथ साथ जमीनी स्तर पर यहाँ पे फिर विकास देखने को मिलेगा। जहां पे भी स्थानीय शासन होगा तो विकास भी जमीनी स्तर पे आएगा। आमतौर पर ऐसा स्थानीय शासन से पहले नहीं होता था, ठीक है ना। तो विकास कैसा होगा, जमीनी स्तर पर सामाजिक विकास देखने को मिलेगा, जमीनी स्तर पर राजनीतिक विकास देखने को मिलेगा। जैसे कि आज देख रहे होंगे आप, इसका जीता जाता है एग्जाम्पल किसान आंदोलन। स्थानीय लोग ही यहाँ पे अपने राजनीतिक मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब स्थानीय शासन की जागरूकता की वजह से ऐसा हुआ है। यहाँ आर्थिक विकास लोगों में मिलेगा, अपने रोजगार को लेकर के सरकार से आवाज उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ लोगों में सांस्कृतिक विकास भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसके साथ ही अब जो हमारा मेन मुद्दा है, जो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं, वो हमारा मेन मुद्दा है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था का मतलब एक प्रकार से मैं अगर आपको बता दूं तो पंचायती राज्य का मतलब स्थानीय शासन ही होता है, लोकल गवर्नेंस से ही मतलब होता है। क्या होता है, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन को हमने आपको बता ही दिया था कि भाई स्थानीय शासन होता क्या है, ठीक है ना। तो हमने ये बताया था आपको स्थानीय शासन में कि भाई गांव से लेकर के जिला स्तर की जो राजनीतिक पावर का विस्तार होता है वो आम आदमी के हाथ में होना चाहिए। ये हमने आपको वहां पे समझाया था, जिससे कि वो आम आदमी अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निवारण खुद से कर पाए, ठीक है ना। खुद से अपने प्रतिनिधि को चुने, खुद से अपने द्वारा लिए गए फैसले में जो भी निवारण है उसे निवारण को कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं स्थानीय शासन के बारे में। देखो, स्थानीय शासन से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर मतलब जमीनी स्तर पर लोगों की क्या हो, भागीदारी हो, जिससे लोकतंत्र का क्या हो, विकेंद्रीकरण हो, ठीक है ना। अब लोकतंत्र का मतलब होता है कि भाई जनता का शासन हो, जनता के ही द्वारा हो और जनता के लिए ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कहां देखने को मिलेगी, स्थानीय स्वशासन में देखने को मिलेगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर भी लोग अपने राजनीतिक शक्ति को हासिल कर पाएंगे और उससे अपने फैसले ले पाएंगे जो भी समस्या होगी, ठीक है ना। तो इसमें दे रखा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेफर टू द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर बाई enabling people to participate at the lower level, ठीक है ना, and enable people to solve their own problem, ठीक है ना। तो ये होता है स्थानीय शासन, ठीक है ना। अब स्थानीय शासन के बारे में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको 1864, ठीक है ना, 1864 को याद रखना होगा। इस दिन भारत में, है ना, भारत सरकार का मतलब है यहां दोस्तों ब्रिटेन सरकार, कहां, ब्रिटिश सरकार, ठीक है ना। तो यहां पर 1864 में सेल्फ गवर्नेंस के लिए, ठीक है ना, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव सेल्फ गवर्नेंस के लिए पारित किया गया था। स्थानीय स्वशासन को मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव को क्या दी गई थी, मान्यता दी गई थी। सबसे पहले कब दी गई थी तो आप याद रखना 1864 में दी गई थी सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था कि 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायत को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता दी। मेरा कहने का मतलब लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो का जो शासन काल है ध्यान रखना ये 1870 के करीब का है, ठीक है ना। और इसी के समय पर जनगणना की शुरुआत भी की जाती है 1872 से, आप ये भी याद रखना, है ना। प्रथम जनगणना वायसराय लॉर्ड मेयो के समय ही मानी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या किया गया था कि जो पंचायत थी उन पंचायतों को फंक्शनल मतलब कार्यात्मक एवं फाइनेंशियल वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने की क्या की गई थी, बात की गई थी भाई कि इनको वित्तीय स्वायत्तता दी जाए और कार्यात्मक मतलब फंक्शनल स्वायत्तता दी जाए, कुछ कार्य करने के लिए इनको मतलब ऑटोनॉमी दी जाए, ठीक है ना। उसके बाद लॉर्ड रिपन का शासनकाल आता है। अगर आपसे लॉर्ड रिपन का शासनकाल पूछा जाए तो आप बताओगे 1880 से 1884 के बीच, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन वायसराय थे भारत के, ठीक है ना। तो इनके समय 1882 में, कब, इनके समय 1882 में, ठीक है ना, स्थानीय शासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था सबसे पहले, ठीक है ना, जिसमें यह बात की गई थी कि भारत मतलब पूरे भारत में क्या क्या होना चाहिए, एक उपखंड होना चाहिए जिसे आप तालुका बोर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, एक जिला बोर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। इसने ये बोला था
कि भाई किसने, लॉर्ड रिपन ने, कि भारत में स्थानीय शासन के लिए एक तो तालुका बनाया जाए जिसे उपखंड कहते हैं, और तालुका के साथ साथ एक जिला बोर्ड बनाया जाए, ठीक है ना। इसी को आगे चल करके, ठीक है ना, स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा गया था। क्या कहा गया था? स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा। किसे? लॉर्ड रिपन के द्वारा ये जो प्रस्ताव दिया गया था, क्या दिया गया था कि भाई एक तालुका बनना चाहिए शासन को चलाने के लिए, एक जिला स्तर पर जिला बोर्ड बनना चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ जब हम 1882 के बाद बात करते हैं तो एक और स्थानीय शासन के परिप्रेक्ष्य में तारीख आती है जिसे आप याद रखोगे, वर्ष 1907, ठीक है ना। इसमें एक आयोग बनाया गया था, किसकी अध्यक्षता में? CEH होव हाउस, ध्यान रखना, CEH होव हाउस की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, ठीक है ना। इसे शाही आयोग भी कहते हैं, आप इसे जरूर पूछ लेता है, शाही आयोग कब बनाया गया? तो आप बताओगे शाही आयोग वर्ष 1907 में बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसमें क्या था? वैसे तो इसे स्टेट डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन भी कहते हैं, ठीक है ना, राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वर्ष 1935 में जब हम चलते हैं दोस्तों, तो वर्ष 1935 में स्थानीय शासन को राज्य का विषय बनाया गया था। क्या बनाया गया था? राज्य का विषय, कि भाई जो स्थानीय शासन है वो स्टेट की सब्जेक्ट होगा। किसका सब्जेक्ट होगा? स्टेट का सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। अब 1935 के बाद आती है बात, देश में मतलब आजादी के लिए काफी आंदोलन चल रहे थे, ठीक है ना। तो इस समय गांधी ने बोला था अगर देश को आजाद कराना है तो संपूर्ण भारत को उस आजादी में शामिल करना होगा। गांधी जी गांव से बहुत प्यार करते थे, ठीक है ना। और जब वो अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने एक साल भारत के सभी गांवों का क्या किया था, मतलब पूरे गांव, भारत के सभी गांवों में उन्होंने यात्रा की थी। मतलब वहां का पूरा माहौल देखा कि आखिरकार आजादी में भारत के गांव का कितना सहयोग हो सकता है। दूसरी बात, जो महात्मा गांधी थे वो ये कहते थे भारत जो है ना वो गांव में निवास करता है, तो वहां गांव से उनका प्रेम यहाँ भी दिखाई देता है। और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य की मांग करते थे। वो कहते थे भारत में ग्राम स्वराज्य स्थापित होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र बिंदु गांव ही होने चाहिए, ग्राम होने चाहिए, ऐसा चाहते थे। ग्राम स्वराज्य में कौन? महात्मा गांधी। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी स्थानीय शासन के पक्षधर थे, ठीक है ना, पंचायती राज्य व्यवस्था के पक्षधर थे, ठीक है ना। और उनका साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद ने, वो भी स्थानीय शासन के पक्षधर थे। साथ साथ लाला लाजपत राय भी स्थानीय शासन के पक्षधर थे। लेकिन स्थानीय शासन के विरोधी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। वो कहते थे कि भाई स्थानीय शासन यदि भारत में लागू हो जाएगा तो भारत में सामंतीवादी विचारधारा और पुरुषवादी विचारधारा स्थापित हो जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसा कौन कहते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे, ठीक है ना। तो अब आगे चल के क्या हुआ, गांधी जी की बात को ध्यान में रखा गया कि गांधी जी ये बोलते थे कि भाई ग्राम स्वराज्य स्थापित होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना, उसके लिए सबसे पहले पंचायती राज्य एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? पंचायती राज्य एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। किसके लिए? ग्राम स्वराज्य को स्थापित करने के उद्देश्य से, ठीक है ना। जिसके पहले मंत्री बनाए गए थे SKD, मतलब सुरेंद्र कुमार डे, इनका नाम था सुरेंद्र कुमार डे, ठीक है ना। तो पूछ लेगा आपसे पहले पंचायती राज्य मंत्री कौन थे, तो आपका जवाब होना चाहिए सुरेंद्र कुमार डे पहले पंचायत मंत्री थे, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होगा? 2 अक्टूबर 1952 को, कब? 2 अक्टूबर 1952 को, कब? 2 अक्टूबर 1952 को। उस समय के प्रधानमंत्री थे, अगर आपको पता हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। उन्होंने एक इनिशिएटिव उठाया और एक इनिशिएटिव के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया। सामुदायिक मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या किया? उन्होंने शुरू किया। कब किया? 2 अक्टूबर 1952 को। ये इनिशिएटिव किसने उठाया? उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था, ठीक है ना। और इसके लिए जो पहला कार्यक्रम स्थापित किया था वो था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। आप याद रखना, वो था नेशनल
एक्सटेंशन सर्विस। इसका क्या नाम था? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। कब उठाया था ये? तो ध्यान रखना वर्ष 1953 में। किसके सहयोग से? तो फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से ये जो कार्यक्रम था वो उठाया गया था। कौन सा कार्यक्रम उठाया गया था? तो आप याद रखना राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है? आपसे पूछ लेगा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो गांव थे या जो गांव के लोग थे, है ना, उनका आर्थिक विकास करना और उनका सामाजिक पुनरुद्धार करना। और गांव के आर्थिक विकास और सामाजिक पुनरुद्धार में गांव की जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना और भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना और उस जनता में गांव की में आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक पुनरुद्धार के लिए उनमें रुचि पैदा करना। ये था इस कार्यक्रम का उद्देश्य। ये बात वर्ष 1953 की कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो प्रोग्राम बनाया गया था ये उनके विकास के लिए और सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का जनता को अधिकार नहीं दिया गया था। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखोगे, ठीक है ना। इसमें जो अधिकार था वो अधिकार दिया गया था इसे फॉलो करने का अधिकारियों को, ठीक है ना, सरकारी लोगों को। इसीलिए ये प्रोग्राम ज्यादा नहीं चल पाया। तो आगे जाके ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब असफल हो जाएगा ये प्रोग्राम तो इस पर सुझाव देने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई जाएंगी, ठीक है ना भाई। ये तो देखा जाएगा आखिरकार ये प्रोग्राम क्यों असफल हुआ। तो वर्ष 1953 के बाद से ही विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई कि भाई पंचायती राज्य व्यवस्था के संबंध में कुछ सुझाव दो और ये जो प्रोग्राम हमने बनाया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये क्यों असफल रहा, इसके पीछे का भी मूल्यांकन करना चाहिए। तो सबसे पहली जो समिति बनाई गई थी दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, बलवंत राय मेहता समिति। आप याद रखना वर्ष 1956 में ये समिति बनाई गई थी, ठीक है ना। और किसके लिए बनाई गई थी? कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ठीक है ना, उसका मूल्यांकन करने के लिए कि आखिरकार वो असफल क्यों हुआ। और असफल हुआ तो किस तरीके से जो पंचायती राज्य व्यवस्था है, जो लोकल गवर्नेंस है, सेल्फ गवर्नेंस है, जो स्थानीय शासन है, उसे और कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके बारे में कौन सोचेगी? इसके बारे में सुझाव देगी बलवंत राय मेहता समिति। वर्ष 1957 के अंत में, ठीक है ना, बनाई गई थी। ये कब? वर्ष 1956 में। लेकिन इसने वर्ष 1957 के अंत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है ना। दिस कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1957 में, ठीक है ना। तो इसने बहुत ही इंपोर्टेंस सिफारिश क्या की? प्रस्तुत की, ठीक है ना। जिसने बात की है गांवों से लेकर के जिला स्तर तक 3 स्तर की सरकार बननी चाहिए। गांव से लेकर के जिला स्तर तक 3, तो इसने त्रिस्तरीय सरकार की बात की थी। किसकी? 3 टायर गवर्नमेंट। इसने 3 टायर, ठीक है ना, 3 टायर गवर्नमेंट की बात की थी। इसने बोला था कि भाई ये जो 3 टायर गवर्नमेंट है इसके माध्यम से हम लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण को क्या कर पाएंगे? सिद्ध कर पाएंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की विशेषता इसी को बताया। इन्होंने बोला कि भाई गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। गांव के स्तर पर क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। दूसरी बात, खंड स्तर पर, जिसे हम ब्लॉक स्तर भी कहते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए। आप ध्यान रखना, एक तो इसने ग्राम पंचायत की बात की, दूसरी इसने खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति की बात की, और जिला स्तर पर इसने जिला परिषद की बात की। वही एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग का गठन होना चाहिए। तो इसने त्रिस्तरीय सरकार में क्या बोला? अपनी रिपोर्ट बनी कब? ये 1956 में। रिपोर्ट कब पेश की? वर्ष के 1957 के अंतिम दिनों में, जिसमें इसने सिफारिश करी कि भाई 3 स्तरीय सरकार स्थानीय शासन में या पंचायती राज्य व्यवस्था में होनी चाहिए। पहले स्तर की गांव स्तर की, जहां ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। दूसरे स्तर की खंड स्तर की, जहां पर पंचायत समिति होनी चाहिए। तीसरी जिला स्तर की, जहां पर जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की थी। किसकी बात की थी? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की थी, ठीक है ना। तो अब बात आई कि इसकी जो सिफारिशें थी, क्या उन सिफारिशों को स्वीकार किया गया? तो बिल्कुल इसकी सिफारिशों को 12 जनवरी वर्ष 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, आप ध्यान रखना,
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, एनडीसी, इसे याद रखना, एनडीसी के द्वारा इसकी सिफारिशों को क्या किया गया, 12 जनवरी वर्ष 1958 को इसकी सिफारिशों को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है ना, इस तारीख को भी आप याद रखना। अब इसकी सिफारिशों को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। तो इसी समय वर्ष 1958 में आंध्र प्रदेश में, कहां पर, आंध्र प्रदेश में एक प्रैक्टिकल के तौर पर, ठीक है ना, प्रैक्टिकल के तौर पर ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी उसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। लेकिन पूर्णतः इसे जो लागू किया गया था वो 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, राजस्थान का एक जिला है, ये पूछ लिया जाता है नागौर, इस जिले को पूछ लिया जाता है, आप याद रखना कौन सा, राजस्थान का एक जिला है नागौर। इसमें औपचारिक रूप से पंचायती राज्य व्यवस्था को 3 स्तर पर लागू किया गया। तो आपसे पूछ लेगा किस राज्य में औपचारिक रूप से लागू किया गया पहली बार, तो कब, किस में किया गया था, राजस्थान में। किस जिले में, तो नागौर जिले में। ये बात भी आप याद रखोगे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि देश का पहला राज्य कौन था जहां पर संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तर पर लागू किया गया था। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, राजस्थान होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन प्रायोगिक तौर पर 1958 में कहां किया गया था, आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद में 1959 में आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया। 1960 में दोस्तों इसे आसाम में, और धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है ना, और उसे लागू करने के बाद फिर एक समिति बनाई वर्ष 1977 में, 1997 में, और उस समिति में यह बोला गया कि भाई जो 3 स्तर पर पंचायती राज्य व्यवस्था मतलब हमने लागू की है उसका क्या करिए, मूल्यांकन करिए, इवैल्यूएशन करिए उसका। ठीक है ना, जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब बनाई थी दोस्तों, तो ये वर्ष 1977 में, आप याद रखना इसको, कब बनाई गई थी, वर्ष 1977 में बनाई गई थी। ठीक है ना, तो कब बनाई गई थी, सितंबर 1977 में। ठीक है ना, इसने क्या किया, पहले तो ये समिति जो बनी थी इसमें मेंबर की जो संख्या थी दोस्तों वो 13 थी। पूछ लेगा अशोक मेहता समिति में पहले कौन सी बनी, बलवंत राय, यहाँ पे बी पहले आया है और ए बाद में आया है, आप ये याद रखना। ठीक है ना, तो बलवंत राय मेहता समिति पहले बनी थी और अशोक मेहता समिति बाद में, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 13 थी। ठीक है ना, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, अगस्त 1978 में। तो पूछ लेगा अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 1978 में पेश की थी। ठीक है ना, अब इसमें खासियत क्या थी, इसमें खासियत ये थी कि इसने 3 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको नकारा था, और इसने बोला था कि भाई 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है ना, एक तो इसने जिला स्तर को स्वीकार किया कि भाई एक तो जिला स्तर पर होनी चाहिए जहां डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग बननी चाहिए, जिला परिषद बननी चाहिए, और एक मंडल स्तर पर होनी चाहिए। तो एक जिला स्तर पर जिला परिषद की बात करी इसने, और एक मंडल स्तर पर मंडल पंचायत की बात करी। ध्यान रखना भारत में इसे ज्यादा प्रभावी नहीं रखा गया था, कर्नाटक में जरूर 2 स्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी। कहां लागू की गई थी, कर्नाटक में, आप ये याद रखोगे। ठीक है ना, तो कर्नाटक में 2 स्तरीय व्यवस्था, 3 स्तरीय व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में, और 4 स्तरीय व्यवस्था ध्यान रखना ये पश्चिमी बंगाल में लागू की गई थी। कहां, पश्चिमी बंगाल में। इसे भी आप याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है ना, तो इसने क्या बोला, इसने एक बहुत बड़ा चेंज और किया। पहले क्या था, 3 स्तरीय व्यवस्था में जो बलवंत राय मेहता ने पेश की थी कि वहां कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं होगा, गांव के आम लोग जो दलहीन होंगे, किसी दल से संबंध नहीं रखेंगे, वो स्थानीय शासन में शामिल होंगे। लेकिन अशोक मेहता समिति ने बोला कि जो राजनीतिक दल हैं वो दल स्थानीय शासन में क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने ये बोला था कि राजनीतिक दलों को खुले तौर पर पंचायतों में चुनाव के लिए भाग लेने के लिए सुझाव दिया, और उन्होंने बोला कि जब पंचायतों का विघटन हो तो पंचायतों के विघटन के 6 माह के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। ठीक है ना, इसने एक और खासियत बोली, इन्होंने ये बोला था कि जो पंचायत का अध्यक्ष होगा वो न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है ना, उसके साथ साथ ये भी बोला कि पंचायतों में शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के प्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। ठीक है ना,
ये किसने बोला? ये अशोक मेहता समिति ने बोला, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो चलेंगे वो अगली समिति होगी जीवी के राव समिति, इसे याद रखना, जीवी के राव समिति। ये कब बनी? तो ये 1985 में, इस समय सरकार थी राजीव गांधी सरकार थी, ठीक है ना। ये चाहती थी कि स्थानीय शासन के लिए जो भी योजनाएं बने उनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये उसे और ज्यादा, स्थानीय शासन को और ज्यादा मजबूत करना चाहती थी। तो यहां क्या था कि योजना आयोग, ठीक है ना, जो 1952 में ही बन गया था। तो योजना आयोग क्या बनाता था? योजनाएं बनाता था, ठीक है ना। तो उसने उस योजना आयोग के केंद्रीकरण को दूर करने की क्या की थी? बात की थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब था कि भाई ग्रामीण विकास और जो गरीबी है उनके कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक प्रबंधन पर, ठीक है ना, एक समिति का गठन करना चाहिए, ठीक है ना। कि गरीबी को उन्मूलन करिए और गांव के विकास के लिए प्रशासनिक प्रबंधन क्या करे? एक समिति का गठन करे, ठीक है ना। उसके बाद इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1986 में सरकार को सौंप दी। कहा कि भाई लोकतंत्र की जगह विकासात्मक प्रशासन पर नौकरशाही की छाया पड़ने से पंचायती राज व्यवस्था की जो संस्था हैं वो क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। उनकी स्थिति बिना जड़ के घास जैसी हो जाती है। इनका मतलब ये था कि जो लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण है, लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण पर जब नौकरशाही हावी हो जाती है, कैसे हावी हो जाएगी नौकरशाही? कि जो योजना आयोग के माध्यम से योजनाएं बनेंगी तो उसमें नौकरशाही इंक्लूड होगी, ठीक है ना। तब लोकतंत्र क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो होगी वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, क्योंकि विकासात्मक इकाइयों में इसमें कौन हावी होगी? नौकरशाही शामिल होगी। तो इन्होंने बोला था कि भाई नौकरशाही को यहां से हटाया जाए, ठीक है ना। उसके साथ इसने विभिन्न सिफारिशें की। एक तो की कि भाई जिला परिषद की सशक्त भूमिका होनी चाहिए। जो भी स्थानीय शासन होगा या शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा उसमें जो जिला परिषद बनाई है उसकी मजबूती के साथ क्या होनी चाहिए? भूमिका होनी चाहिए। और उन्होंने ये बोला कि भाई जो नियोजन है और विकास कार्य हैं इनके लिए जिला एक उपयुक्त स्तर है। उन्होंने बोला कि भाई नियोजन के लिए और विकास कार्यों के लिए जिला पर्याप्त है, ठीक है ना। ये किसने बोला था? ये इस समिति ने बोला था, ठीक है ना। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण नियोजन कार्यालय, एक तो नियोजन कार्यालय या जिला या उसके निचले स्तर की पंचायती संस्थाओं के द्वारा किया जाने चाहिए। कि बोला कि जो भी सर्वे किया जाएगा विकासात्मक कार्यों का कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ, वो या तो नियोजन कार्यालय द्वारा किया जाएगा या जिला या उसके निचले स्तर की जो पंचायती संस्था हैं उनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने एक बात और बोली इस समिति ने कि भाई जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त के पद का क्या होना चाहिए? एक जिला आयुक्त बनना चाहिए, उसके पद का क्या होना चाहिए? सृजन होना चाहिए, जो क्या करेगा? जो जिला के जितने भी विकास से संबंधित कार्य होंगे उनका क्या होगा? वो प्रभारी होगा, ठीक है ना। तो दूसरी बात इसने की कि चुनाव भी नियमित रूप से होने चाहिए, रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है ना। और इन्होंने बोला कि भाई राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होनी चाहिए, ये अलग से बात बोल दी इन्होंने। और बोला जिला स्तर पर जिला विकास परिषद होनी चाहिए, ठीक है ना। और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की भी इसने सिफारिश की थी। तो क्या याद रखोगे? राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, ठीक है ना। जिला स्तर पर जिला विकास परिषद की बात करी, मंडल स्तर पर मंडल पंचायतों की बात करी और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की बात करी, ठीक है ना। इसके बाद ये एक समिति बनती है एम.एल. सिंघवी समिति। ये भी राजीव गांधी की सरकार में बनी थी, ठीक है ना, वर्ष 1986 में। और इस समय सरकार भी किसकी थी? राजीव गांधी की सरकार थी, ठीक है ना। तो इसका जो गठन हुआ था वो रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर ये समिति का क्या किया गया था? मतलब गठन किया गया था। इसका विषय ये था कि भाई रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये विषय था। अब इसने क्या सिफारिश की? तो सबसे पहले इसने सिफारिश की कि जो पंचायती राज्य है, क्योंकि अभी से पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, ठीक है ना, चल रही थी कहीं प्रयोग के तौर पर कहीं औपचारिक तौर पर,
लेकिन पंचायतों को भारतीय संविधान में जगह नहीं मिली हुई थी। तो सबसे पहले इसी ने, ध्यान रखना, पीएल सिंघवी समिति ने, किसने, एमएल सिंघवी समिति ने जो सबसे पहले सिफारिश की थी कि पंचायतों को क्या देना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। इन्होंने कहा इसके लिए संविधान में एक अलग से क्या जोड़ा जाए, एक अलग से अध्याय जोड़ा जाए। ठीक है ना। इनका चुनाव भी किस नियमित रूप से हो और संविधान में इनके चुनाव का क्या हो, प्रावधान होना चाहिए। ये बात की थी एमएल समिति ने। ठीक है ना। इन्होंने ये भी बोला था कि भाई कई गांवों को मिलाइए और न्याय पंचायतों का गठन करिए। ठीक है ना। और पंचायतों के लिए चाहो तो कई गांवों का क्या कर सकते हो, पुनर्गठन कर सकते हो। इन्होंने बोले कई पंचायतों के लिए क्या बनाइए आप, न्याय पंचायत बनाइए, उसका गठन करिए। और पंचायत बनाने के लिए आप कई गांवों को मिलाइए और क्या बना दो, पंचायत बना दो। ये बात भी इसने सिफारिश की। और इन्होंने बोला पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराइए। भाई संवैधानिक दर्जा देकर के पंचायतों के लिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उनको वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध होने चाहिए। तो इन्हीं के आधार पर पंचायतों के, जैसे मेले से टैक्स लेने का अधिकार, चुंगी वाले टैक्स लेने का अधिकार, ये कई अधिकार किसके पास होते हैं, पंचायतों के। और जमीनी स्तर का भी विकास कौन करवाती है, केंद्र और राज्य की जो भी योजनाएं होती हैं तो पंचायतों के माध्यम से विकसित की जाती हैं। ठीक है ना। और इसने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की भी क्या की थी, सुझाव दिया कि भाई पंचायतों का गठन 3 स्तर पर होना चाहिए। ठीक है ना। और इन्हें बोला कि भाई और पंचायतों से बहुत सारे इशू थे, जैसे कि चुनाव का और समय से पूर्व पंचायत अगर भंग होती है तो उसका भी क्या रखा जाए, ध्यान रखा जाए। और बोला कि भाई राज्य में एक न्यायिक अधिकरण की क्या होनी चाहिए, स्थापना होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके साथ एक समिति आती है पीके थुंगन, ये पीके गण नहीं है, ये पीके थुंगन समिति है, आप याद रखना, थुंगन समिति। ठीक है ना, पीके थुंगन समिति। ठीक है ना। तो ये कब बनी थी, ये वर्ष 1989 में बनी थी। ठीक है ना। इसने भी बोला था कि भाई जो संवैधान पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना। इसके लिए फिर क्या हुआ था भाई, अब लगातार आवाज क्या किस चीज पर उठने लग गई कि जो भी पंचायती राज व्यवस्था में संस्थाएं हैं, चाहे वो ग्राम स्तर पर संस्थाएं हों, चाहे वो खंड स्तर पर हों, चाहे वो जिला स्तर पर हों, उनको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तब जाकर के 73वां संविधान संशोधन हुआ वर्ष 1992 में। ठीक है ना। तो उसमें एक बिल लाया गया और बिल को पास किया गया लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और इस बिल को 20 अप्रैल 1993 को उस समय के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा द्वारा अंतिम रूप से क्या दी गई, अनुमति दी गई। और पंचायतों को क्या मिला, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ध्यान रखना कब, वर्ष 1992 में। इसके लिए एक्ट कब बना, तो अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। और उसमें एक अलग अध्याय जोड़ा गया जिसे हम बोलते हैं भाग 9। और इस भाग 9 में 16 आर्टिकल ऐड किए गए। कितने आर्टिकल ऐड किए गए, 16 आर्टिकल। ठीक है ना। आर्टिकल 243 से, ध्यान रखना, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ए, और ये कहां तक, आर्टिकल 243 ओ तक 16 आर्टिकल क्या किए गए, ए, जिसमें 243 भी क्या था, ऐड था, जिसमें पंचायतों को लेकर के भिन्न भिन्न के प्रावधान किए गए। और वो कैसे प्रावधान थे, इसके लिए अलग से 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ध्यान रखना 11th, अब तक पहले मूल संविधान में 10 मतलब 8 अनुसूचियां थी और इसमें 10वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची इससे पहले ही जोड़ दी गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए 11वीं अनुसूची ऐड की गई थी। क्या की गई थी, 11वीं अनुसूची। ठीक है ना, जिसमें 29 विषय से, आप ध्यान रखना इस चीज को। इसमें क्या था, जो 11वीं अनुसूची थी कि पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई थी, पंचायतों की संरचना कैसी होनी चाहिए, कैसे पंचायतों का चुनाव होना चाहिए, उनके सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अयोग्यताएं क्या होनी चाहिए, पंचायतों की शक्तियां क्या होनी चाहिए, उनके अधिकार क्या होनी चाहिए, क्या उनका उत्तरदायित्व होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह के प्रावधान इसमें जोड़े गए। हमने बताया था कि 11वीं जो अनुसूची थी उसमें कितने विषय थे, 29 विषय थे। ठीक है ना, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति भी दी गई थी कि भाई जो भी 29 विषय हैं, ये कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कौन से 29 विषय हैं 11वीं सूची में। ठीक है ना, तो जो भी पंचायतें हैं
उनको उस पर कानून बनाने का भी क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, ठीक है ना। और ये जो संशोधन था वो 24 अप्रैल 1993 को प्रवर्तित हुआ, मतलब चलन में आया ये। इसीलिए 24 अप्रैल को दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछ लिया गया था, इसमें भी पूछा जा सकता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ये जो संशोधन है इसको मतलब चलन में लाया गया था, परिवर्तित किया गया था, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ इसमें, और क्या क्या था कि भाई जो SC ST हैं, जो SC और ST हैं, उनको रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए, 1/3 रिजर्वेशन उन्हें मिलना चाहिए। उसके साथ साथ महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई इसमें, ठीक है ना। उसके साथ साथ मतलब SC ST के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी और महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई थी। और ये बोला गया था कि आगे चलकर महिलाओं को 50% रिजर्वेशन भी इसमें दिया जा सकता है। बोला गया था कि राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग इस चीज का क्या करेंगे, प्रावधान करेंगे, ठीक है ना। और ये भी बोला गया था कि ग्रामवासियों में जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है उसका ये क्या बनेगा, आगे चल के सूचक बनेगा। और प्रशासन में भागीदारी के योग्य इसे बनाना है, जिससे गांव का सामाजिक आर्थिक न्याय हो सके और विकास हो सके, ठीक है ना। शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया इसके माध्यम से, ठीक है ना। हमने बताई थी आर्टिकल भाग 9 को इसमें ऐड किया गया और आर्टिकल 243 भी इसमें ऐड किया गया। और इसके साथ साथ आर्टिकल 243A, आर्टिकल 243B, C, D और कहां तक, आर्टिकल 243O तक। कितने आर्टिकल इसमें ऐड किए गए, तो याद रखना 16 आर्टिकल। कौन सा भाग ऐड किया गया, तो भाग 9 ऐड किया गया। कौन सी सूची ऐड की गई, तो इसमें 11वीं अनुसूची ऐड की गई। कितने विषय थे इसमें, तो 29 विषय थे, ठीक है ना। इस पर क्या पंचायतें कानून बना सकती हैं, जी हाँ बिल्कुल, पंचायतें क्या बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही और क्या हुआ, ये देखो इंग्लिश में है, ठीक है ना। इंग्लिश के जो छात्र हैं वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ और क्या किया गया इसमें, तो देखो अब हम आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 243 था, इसमें पंचायतों की परिभाषा दी गई है। क्या होती हैं ग्राम पंचायतें, क्या होती हैं खंड पंचायतें और क्या होती हैं जिला विकास परिषद। मतलब जो जिला परिषद की बात की जाती है जिला स्तर पर, तो उनके डेफिनेशन की बात की गई है, क्योंकि भारत में अधिकांश भाग में आज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 243A, इसमें ग्राम सभा की बात की गई है कि भाई ग्राम सभा जो है वो राज्यपाल द्वारा क्या होगी, अनुसूचित गांवों की जो मतदाता होंगे उन लोगों के द्वारा बनाई जाएगी। और वो जो ग्राम सभा है वो किसका चुनाव करेगी, ग्राम पंचायत का चुनाव करेगी, ठीक है ना। ग्राम सभा मैंने आपको कल अच्छे से बता ही दिया था कि 18 वर्ष या उससे अधिक के जो लोग हैं, ठीक है ना, और जिनकी मतदाता सूची में नाम है उनको मिलकर के बनी होती है ग्राम सभा। और ग्राम सभा के ही प्रतिनिधि बनाते हैं ग्राम पंचायत को। और ग्राम पंचायत में मुखिया जो होता है वो प्रधान होता है और अन्य वार्ड मेंबर भी होते हैं। प्रधान और जो वार्ड मेंबर होते हैं दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक मुखिया होता है जिसे प्रधान कहते हैं, कहीं कहीं बिहार जैसे राज्यों में उसे मुखिया भी बोलते हैं। लेकिन जो ग्राम पंचायतें होती हैं उसमें जो वार्ड होते हैं कम से कम 9 वार्ड होंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 15 वार्ड हो सकते हैं। तो 9 वार्ड हैं तो 9 मेंबर बनेंगे, 15 वार्ड हैं तो 15 मेंबर बनेंगे। प्रधान और जो वार्ड मेंबर होते हैं वही मिलकर के 6 समितियां बनाते हैं, जैसे स्वास्थ्य समिति, साफ सफाई समिति, जल प्रबंधन को लेकर समिति, इस तरह की 6 समितियां बनाते हैं, ठीक है ना। ये आगे भी हम आपको पढ़ा के चलेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आर्टिकल 243B, इसमें पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है कि भाई प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर पंचायत बनेंगी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत बनेंगी और जिला स्तर पर पंचायत बनेंगी। इसका मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है भारत में, ठीक है ना। और ये इनके पंचायतों के गठन के बारे में बात बनाएंगे। आर्टिकल 243B मतलब बनाएंगे क्या, पंचायतों को बनाएंगे, ठीक है ना। उसके साथ ही आर्टिकल 243C मतलब संरचना, ऐसे याद कर लेना। तो पंचायतों की संरचना क्या होगी, ठीक है ना। तो पंचायतों की संरचना का प्रबंध कौन करेगा,
तो राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए क्या करेगा, उपबंध करेगा। ये चीज भी आप याद रखोगे, ठीक है। इसके साथ ही आर्टिकल 243 डी, ठीक है ना, डी मतलब देगा, क्या देगा, आरक्षण देगा, सीटों का आरक्षण देगा। क्या देगा, सीटों का आरक्षण देगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एससी और एसटी है ना, कुछ अनुसूचित जनजाति, कुछ जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए किसकी व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। साथ साथ महिलाओं के आरक्षण की भी बात की गई और बोला गया कि भाई 1/3 तो दोगे ही दोगे, आगे इसे 50% तक भी क्या कर सकते हो आप, आगे से 50% भी। किसमें, 243 डी में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। इसके साथ ही आर्टिकल 239 ई मतलब कार्यकाल की बात करता है, ये पंचायतों के कार्यकाल की बात करता है, ठीक है ना। कह रहा है कि जब तक पंचायतों की अवधि से विघटन नहीं होगा, ठीक है ना, बोल रहा है कि पंचायतों का जो कार्यकाल होता है ना, वो प्रथम अधिवेशन से जो पहली बैठक होती है उससे अगले 5 वर्ष तक पंचायतें बनी रहती हैं, ठीक है ना। और अगर परंतु अवधि से पहले अगर पंचायतों का विघटन हो जाए तो 6 माह में क्या कराना होता है, चुनाव कराना आवश्यक होता है। और अवधि अगर 6 माह से कम की होती है तो फिर चुनाव नहीं होता है। 6 माह से ज्यादा की अवधि अगर बचती है तब ही पंचायतों का क्या होता है, चुनाव होता है। इसके साथ ही आर्टिकल 243 एफ में क्या है, ठीक है ना, तो एफ मींस फेल, फेल मतलब अयोग्यता, सदस्यों की अयोग्यता, सदस्यता से अयोग्यता मतलब सदस्यों को कैसे अयोग्य, ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे कि उनको अयोग्य ठहरा जाए, ठीक है ना। तो यदि उनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है तो ठीक है, 21 वर्ष से कम उम्र है तो वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात की गई है योग्यता की आर्टिकल 243 एफ में, ठीक है ना। इसके साथ ही 243 जी जो है वो शक्तियों की बात करता है कि भाई पंचायतों की शक्तियां क्या होती हैं, प्राधिकार क्या होते हैं और उनके उत्तरदायित्व क्या होते हैं, ये आर्टिकल 243 जी बात करता है। इसके साथ ही आर्टिकल 243 एच मतलब हाउ टैक्स, ये पंचायतों के करारोपण की बात करता है कि पंचायतों की करारोपण की, पंचायत कुछ छोटे छोटे विषयों पर क्या कर सकती है, कर को भी आरोपित कर सकती है, ये पावर है उनकी, पावर टू द टैक्स पंचायत, ठीक है ना। आर्टिकल 243 आई ये वित्तीय स्थिति की समीक्षा की बात करता है, बोलता है कि भाई पंचायतों की वित्तीय स्थिति कैसी है, इसके लिए एक वित्तीय आयोग का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा ये ऑडिट की भी बात करता है, आर्टिकल 243 जे पंचायतों के लेखा के अंकेक्षण की बात करता है, मतलब ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, ठीक है ना, ये आर्टिकल 243 जे बोलता है। इसके साथ ही आर्टिकल 243 के ये पंचायतों के चुनाव की के मतलब क्या कराओगे, पंचायतों का चुनाव की बात करता है। कौन सा, आर्टिकल 243 के ये पंचायतों के चुनाव की बात करता है। इसके साथ ही आर्टिकल 243 एल ये संघीय क्षेत्रों पर लागू होना की बात करता है कि जो संघीय क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है ना, उनमें लोकल गवर्नेंस का क्या किस तरीके से उन्हें लागू किया जाएगा। आर्टिकल 243 एम जो करता है वो कुछ मामलों में, कतिपय मामलों में इस भाग को लागू नहीं किया जाएगा। कुछ मामले ऐसे होंगे जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा, वो प्रबंध कहां पे होगा, आर्टिकल 243 एम में। एम मतलब मना करता है, कहां कहां ये पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगी, ठीक है ना। दूसरी बात एन जो है वो लागू करने की बात करता है, एम मना करता है, एन लागू। पहले से विद्यमान कानून एवं पंचायतों को जारी रहने के बारे में कौन बताता है, आर्टिकल 243 एन, ठीक है ना। इसके साथ ही अंतिम आर्टिकल है आर्टिकल 243 ओ, ये चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप की रोक की बात करता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास में हमने पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी आर्टिकल थे वहां तक आपको पढ़ाया। हमने बताया कि इसमें भाई 16 आर्टिकल हैं, ठीक है ना, 9वें भाग को इसमें ऐड किया गया है, 11वीं अनुसूची में ऐड किया गया और पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं, जिसमें हमने बताया कि भाई ओ में चुनावी मामलों से संबंधित, एक बार रिवीजन कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, चुनावी मामलों से संबंधित हस्तक्षेप पर रोक की बात की गई है। एन जो है पहले से विद्यमान जो कानून है उन्हें लागू करने की बात करता है। एम जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगी उसकी बात करता है। एल संघीय क्षेत्रों पर लागू होने की बात करता है कि भाई जो यूनियन टेरिटरी है उन पर कैसे लागू किया जाएगा। के पंचायतों के चुनाव की बात करता है और जो जे है वो लेखा जोखा की बात करता है, ठीक है ना, ऑडिट कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ ही आई जो है वो वित्तीय स्थिति पर, वित्त
आयोग वित्तीय स्थिति व समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग के गठन की बात करता है। एच हाउ टैक्स मतलब टैक्स की बात करता है, करारों पर पंचायतों को शक्ति दी गई है कुछ मामलों में टैक्स आरोपित करने की। जी पंचायतों की शक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्व की बात करता है। एफ अयोग्यता की बात करता है, ठीक है ना। और ई पंचायतों के कार्यकाल की बात करता है कि भाई पहली बैठक से और 5 वर्ष तक। डी सीटों के आरक्षण की बात करता है, डी देगा सीटों को। सी संरचना की बात करता है और बी बनाएगा पंचायतों को, ठीक है ना, 3 स्तर पर, ठीक है ना। और 243 एक ग्राम सभा की बात करता है कि ग्राम सभा क्या होती है। और 243 बात करता है दोस्तों उसकी परिभाषा की। इस प्रकार हमने इसका रिवीजन किया। इससे पहले दोस्तों हमने आपको ये पढ़ाया था कि 73वां संविधान संशोधन जो था वो 1992 में किया गया था और इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें 11वीं अनुसूची ऐड की गई और विभिन्न प्रकार के ये प्रावधान उसी में ऐड किए गए। आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 ओ तक 16 आर्टिकल इसमें ऐड किए गए। कितने किए गए? 16 आर्टिकल, आप इसे याद रखना, ठीक है ना। और भाग 9 को किसने इसमें अनुमति दी? उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा थे। कब अनुमति दी? 20 अप्रैल 1993 को। ये कब आया? ये आया भैया 1992 में, ठीक है ना। परिवर्तित कब हुआ? 24 अप्रैल को हुआ। तो इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। पी.के. तुंगन समिति कब आई? 1989 में। इसमें संवैधानिक दर्जा की बात की। इसके साथ ही हमने एम.एल. संगवन की बात की कि भाई एम.एल. संगवन समिति, और ये कब आई थी? ये समिति आई थी दोस्तों 1986 में राजीव गांधी सरकार में, ठीक है ना। उसके बाद ही फिर हमने आपको पढ़ाया जीबी के राव समिति, ये 1985 में ही। इसने बोला कि जो योजनाएं केंद्र में बनती हैं तो केंद्र तक सीमित न रख करके अन्य लोगों की भी इसमें क्या होनी चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ ही जो नेक्स्ट आई थी वो अशोक मेहता समिति आई थी वर्ष 1970 में, 13 सदस्य थी। इसने 2 स्तरीय सरकार की बात की, जिसमें पहला राज्य कौन था? कर्नाटक, जिसमें 2 स्तरीय व्यवस्था लागू की गई, ठीक है ना। उसके साथ ही पहली समिति जो थी वो बलवंत राय मेहता समिति थी, ठीक है ना, जिसने 3 स्तर की बात की थी, ठीक है ना। और उसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो है तब बनी थी जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया और जरूरत पड़ी कि भाई पंचायतों को किस तरीके से मजबूत, पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय सुशासन है उसे किस तरीके से क्या रखा जाए? मजबूत रखा जाए, ठीक है ना। इसके साथ हमने आपको और बताया था कि भाई सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, इसमें जनता को शक्ति कुछ भी नहीं दी गई थी, अधिकार कुछ भी नहीं दिया गया था, केवल अधिकारियों के हाथ में अधिकार थे, इसीलिए ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास करना और सामाजिक पुनरुद्धार करना, ठीक है ना। किसने लागू करवाया इसे? फोर्ड फाउंडेशन ने। किसे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को। कब? वर्ष 1953 में लागू करवाया था। इस समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो जवाहरलाल नेहरू इस समय कौन थे? प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। तो इस पहल को कब उठाया गया? 2 अक्टूबर 1952 को उठाया गया और 2 अक्टूबर 1959 को ही राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर लागू की गई थी, ठीक है ना। क्यों इसे क्यों लाए? कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के लिए। ग्राम स्वराज्य की विरोध किसने किया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। समर्थन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने इसका क्या किया था? समर्थन। पंचायतों को राज्य का पूर्ण विषय कब बनाया गया? एक्ट 1935 में बनाया गया। ये चीज आप ध्यान रखोगे। शाही आयोग कब आया? वर्ष 1907 में आया। किसके लिए? राजकीय विकेंद्रीकरण के लिए आया, ठीक है ना। इसके साथ ही आपसे पूछा जाएगा कि भाई मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा जो स्थानीय शासन के लिए प्रस्ताव प्रदान किया गया था उसी को स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा भारत में कहा जाता है। कब आया था ये? 1882 में आया था, ठीक है ना। उसके साथ ही पूछेगा पंचायतों को फंक्शनल और वित्तीय स्वायत्तता कब दी गई? तो ध्यान रखना वर्ष 1917 में लॉर्ड मेयो समय ही कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता किसको दी गई? स्थानीय शासन को देने की बात की गई थी, ठीक है ना। और पूछ लेगा स्थानीय शासन को मान्यता किसने दी? तो ये 1864 में भारत सरकार, उस समय ब्रिटेन सरकार थी, ठीक है ना, उसने दी थी, ठीक है ना। इसके साथ ही हमने आपको पढ़ाया था स्थानीय सुशासन और उसमें हमने ग्राम समाज के बारे में आपको पढ़ाया था। ग्राम समाज की विशेषताएं आपको बताई थी। अगली क्लास में दोस्तों हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। लेखपाल जैसे एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरीके के आते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों पर इसको क्या करिए? शेयर किया करिए, जिससे कि क्लास का लाभ उन तक भी मिले। निरंतर हमारी क्लास होती रहेंगी और हमारा मिशन है कि लेखपाल को पार किया जाए, ठीक है।
क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बैच है जिसमें से जो एसआई का एग्जाम बच्चों ने दिया था तो समथिंग 80% बच्चे, मान के चलिए अगर 10 बच्चों ने दिया है तो लगभग 8 बच्चों का उसमें क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ यूपीएसआई में। तो ध्यान रखना, जो हम करा रहे हैं उस पर आप रिवीजन करते रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो थैंक यू दोस्तों।